हेलो दोस्तों, रीजनिंग के एक और नए प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। यहां हम डेली बात करते हैं एसएससी और पुलिस के एग्जाम्स के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर हमें त्रिभुज पता करने होते हैं। तो उसने कहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसके लिए मैं आपको दो ट्रिक सिखाऊंगा, उन ट्रिक को यूज करना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और सेशन बढ़िया लगेगा ना तो भाई लाइक करके जाना, शेयर कर दोगे तो बढ़िया बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो है स्क्वायर वाली। अब हमारे पास अगर एक स्क्वायर है और उसमें से ऐसे रेखाएं पास हो रखी है ऐसे करके, तो आपके पास जितने खंड बनते हैं उनको नंबरिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, और जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका डबल हमारे पास टोटल त्रिभुज होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 12 बन गया। तो इसी ट्रिक को यूज करेंगे और ट्रिक को यूज करके देखेंगे कितना है। जैसे ऊपर ये आपका वर्ग है 1 2 3 4, 4 का डबल 8 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, ऐसी 1 2 3 4, 4 का डबल 8 हो जाएगा, तो ये हो गए 16। 16 त्रिभुज देखो आपने सेकंड्स में निकाल दिए। ऐसे ही अब आपको यूज करनी है दूसरी ट्रिक, जिसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, जैसे ये वाला बना हुआ है ये देखो, और उसमें से एक रेखा ऐसे जा रही है, तो वहां से 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। 3 यहाँ से होंगे तो ऐसे ही 3 यहाँ से भी होंगे, तो 6 त्रिभुज आपके पास ये हो गए सीधे सीधे, तो 6 त्रिभुज ये हो गए। तो 8 दूनी 16 और 6 22 आपको मिल चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है वो समझते हैं। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में क्या होता है, जैसे ये इससे जुड़ के बना है ऐसे एक, ये अंदर तक ऐसे जुड़ के बड़ा त्रिभुज बना है 2, ऐसे इधर से बनेगा 3 और यहां से बनेगा 4। ठीक है, 4 त्रिभुज आपको ये प्राप्त हो जाएंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हैं, बाहर और अंदर का। लेकिन इससे अलग अंदर ही अंदर भी फिगर का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ये। यही कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको समझना है। एक और एक इधर से 2, तो 2 ये मिलेंगे। तो 8 दूनी 16, 6 22 और 6 28, तो टोटल 28 त्रिभुज यहां मौजूद है। तो 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे पास 2.3 का जो रिलेशन है वो 8 से दिया हुआ है, तो 3.4 का रिलेशन से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो आप लोग देखें, दशमलव की संख्या से अगर कभी भी एक पूर्ण संख्या बनी है और यहाँ भी दशमलव की संख्या दी है और आगे जो ऑप्शन है वो भी पूर्ण संख्या है, तो ये कभी दशमलव का क्वेश्चन होता ही नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन में देखो 64 81, ये क्या है आपके घन है, और जबकि 25 वर्ग है 36 भी वर्ग है, ये वर्ग संख्याएं हैं। तो यहां से आप ये देखें कि 2 से 8 बनाने का तरीका क्या होता है। 2 का पावर अगर मैं 3 कर दूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 बनता है। तो इसी प्रकार से हमें कहा गया है कि 3 की पावर 4 क्या बनेगा, इसका ये मतलब है। तो उसमें ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, बस और कुछ नहीं करना। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 खुद से 4 बार गुणा होगा, ये हो गया। तो 3 3 9 30 27 81, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी में मिल जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, तो ए बी की बेटी है, तो बी जो है वो बड़ा रिश्ता है और ए छोटा रिश्ता है। तो छोटे रिश्ते को हमेशा नीचे रखना है और बड़ा रिश्ता उससे ऊपर बनाना है। ए क्या कहा है उसने, बेटी है, तो इसे ऐसे बना दो, ए बी की बेटी हो गई। आगे कह रहा है बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, तो ये भी बेटी हुई, तो इसको भी हम बेटी बनाएंगे किसकी, सी की। तो सी को ऊपर बनाएंगे, बड़ा रिश्ता है। सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, सी भाई है, डी नहीं, सी भाई है। ठीक है, और डी ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है। ई यहां बना लो, छोटा रिश्ता है ई। अब ये हो गई माँ। ठीक है, अब उसने क्या कहा, अब यहां सब बात को समझता है। डी के 2 बच्चे हैं। ठीक है, डी का एक बच्चा है ई और सी का एक बच्चा है बी, जबकि सी और डी आपस में भाई और बहन है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई यहां से। अब आगे वो कह रहा है यदि ई मादा है, ई जो है ये भी लड़की है, तो ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई से। भाई ई की बहन, ई की बहन, कौन सी बहन, मामा के लड़की है ना, की बहन। ठीक है, मामा के लड़की, और उसकी लड़की से संबंध पूछेंगे तो वो क्या होगा, भतीजी या भांजी। मतलब क्या है, ई और बी बहन बहन हो गई, और बहन की बेटी को हम क्या कहते हैं, भतीजी कहेंगे या फिर भांजी कहेंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राफ बन गया अब आपका। ऊपर से फिर से समझ लो, ऊपर क्या है हमारे पास, सी और डी भाई बहन है, सी के बच्चे को यहां बताया गया है बी और डी के बच्चे को यहां सी। ये दोनों क्या हो गए, फूफा और मामा के बच्चे हो गए, है ना, ऐसे करके। तो इनके बच्चे क्या लगेंगे, भांजे या फिर भतीजे आपस में, इन दोनों के।
शिक्षक, लेखक, दार्शनिक, इनके बीच में हमें बनाना है एक वेन आरेख। दार्शनिक कौन होता है? ज्ञानी लोग होते हैं, ठीक है। लेखक जो किसी चीज को लिखते हैं, शिक्षक टीचर होते हैं। तो शिक्षक जो है, कुछ शिक्षक दार्शनिक होते हैं और कुछ दार्शनिक लेखक भी हो सकते हैं और शिक्षक भी हो सकते हैं। तो इस टाइप में ये तीनों हो सकता है, एक ही व्यक्ति शिक्षक भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है। ये सब वो हो गया जो वो तीनों है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो शिक्षक और लेखक होंगे, तो वो ये हिस्सा हो गया। और कुछ ऐसे होंगे जो शिक्षक और दार्शनिक होंगे, तो वो ये हिस्सा हो गया। तो ये तीनों भी हो सकता है एक ही व्यक्ति, इसलिए इन तीनों में ये कॉमन बन सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करिए। इसमें आपको पहले लेटर से पहले लेटर को कंपेयर करना है। जैसे यहाँ डी है, डी 4 पे होता है, फिर सी है, जी है 7, जे है 10, एम है 13, पी है 16 और एस है 19। तो आप देखें यहाँ 3 3 के अंतर चल रहा है, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22 और 22 नंबर पे वी होता है। तो हमने क्या यूज किया है? यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में इनकी प्लेस वैल्यू को यूज किया है। अब डी के साथ यहाँ डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू का विपरीत होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। मतलब क्या होता है? डी अगर आगे की तरफ से चौथे नंबर पे है तो डब्ल्यू पीछे की तरफ से चौथे नंबर पे है, तो ये एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। तो ऐसे वी का जो विपरीत होता है वो ई होता है, क्योंकि वी पीछे से 5वां नंबर होता है, ई आगे से 5वां नंबर होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड और 827 का अर्थ है थ्रेड मेक्स क्लॉथ। तो आप ऊपर देखें 817 और नीचे देखें तो 827, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है 7 और 8। तो ऊपर जो लेटर लिखे हैं, मतलब शब्द लिखे हैं, उनको देखो ऊपर वालों में दोनों में कौन से कॉमन है। जैसे यहाँ थ्रेड है, यहाँ भी थ्रेड है, और नीचे देखें तो मेक्स और ऊपर मेक्स, तो मेक्स थ्रेड। तो मेक्स थ्रेड का कोड हो गया 8 और 7 या फिर 7 और 8। ये नहीं पता इनमें से दोनों में से कौन किसका है। तो ऐसे उसमें देखने के बाद आप ऊपर देखो, ऊपर 2 यूज हो गए, एक बचा कॉटन, और ऊपर से 2 नंबर यूज हो चुके हैं, तो जो बचा ये 1 नंबर, ये कॉटन का होगा, तो इसका कोड हो गया 1। ऐसे निकालते हैं। तो ये 2 कोड किसका नीचे वाले में से बचेगा? वो है क्लॉथ का। क्लॉथ का कोड हो गया 2, इसे यहाँ लिख देंगे 2। अब आपसे नीचे कह रहा है 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। अभी हमने देखा 2 और 1 तो कोड किसका है? 2 और 1 क्लॉथ का, और यहाँ कॉटन का कोड है। तो 3 जो बचा वो कोड किसका बचा है? सॉफ्ट का बचा है, क्योंकि कॉटन और क्लॉथ का कोड तो हम ऊपर से निकाल चुके हैं। तो सॉफ्ट का कोड क्या हुआ? यहाँ से 3 हुआ, वही आपसे पूछा है कि सॉफ्ट का कोड क्या है। इस टाइप से आप करेंगे कंपेयर करके। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात करें। यहाँ जो सादृश्यता है वो है आपकी शब्द एनालॉजी। शब्द एनालॉजी में क्या होता है? एक शब्द का दूसरे शब्द से एक संबंध दिया है। फेटर का लिबरेट से संबंध दिया है। तो फेटर जो होता है, फेटर का अर्थ होता है बेड़ी में बांधना, मतलब बांध के रखना, मतलब गुलाम बनाना, ऐसे कह सकते हैं। और लिबरेट का मतलब होता है आजाद होना। तो ये एक दूसरे के विपरीत हुए, ऐसा हम इस बात को कह सकते हैं। ठीक है, मुक्त या आजाद करने को हम लिबरेट कहते हैं। तो हमें एक शब्द जो दिया है उसका जो है विलोम शब्द यहाँ से निकालना है। तो नीचे अगर हम देखें, यहाँ सैकल का मतलब भी बेड़ियों में बांधना ही होता है, जैसे फेटर का मतलब होता है, तो ये से रिलेट कर गया। और लूज का मतलब होता है छोड़ना, खोलना, तो ये भी आजाद होना हुआ। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, 4 तारीख का क्या है? रविवार है, मतलब संडे है भाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा? 30वां दिन। 30 में से अब मुझे छठा दिन देखना है, 30 से पहले 6 दिन, तो 30 भी तो काउंट होगा उसमें। 30, 29, 28, 27, 26 और 25। देखो 6 दिन हो गए पीछे से, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब छठा दिन चाहिए था, तो 25 तारीख को देखना है हमारा क्या होगा। अब अगर 4 तारीख को संडे है, तो किसी में भी अगर हम 7 ऐड करते हैं, किसी भी दिन में अगर हम 7 ऐड करते हैं, तो हमें वही दिन वापस से मिल जाता है। अब 4 में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो मुझे 4 7 11 तारीख को भी संडे मिलेगा।
11 में फिर 7 ऐड करूंगा तो 18 को भी संडे मिलेगा, 18 में 7 ऐड करूंगा तो 25 को भी संडे मिलेगा, और 25 को ही उसने पूछा है तो उस दिन भी रविवार ही होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया वो हमसे ना 25 को ना पूछ के 24 को पूछता तो हम एक दिन कम कर देते, अगर वो अगले दिन पूछता 26 पे तो एक दिन ज्यादा कर देते, बस अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। वैसे ही गुणा का प्रयोग जमा के लिए किया गया है, भाग का प्रयोग घटा के लिए, तो हमारे पास एक इक्वेशन दे देगा इस टाइप के क्वेश्चन में और उसके साइन चेंज करने के लिए आपको बोलेगा। तो आप लोगों ने पहले साइन चेंज करना है और फिर उसमें बोर्ड मास रूल लगा के उसको सोल्व करना है। जैसे 20 उसने कहा गुणा के लिए जमा का यूज करना है, तो इसे जमा कर देंगे यहाँ 16। माइनस के लिए उसने कहा है, माइनस के प्रयोग के लिए भाग 16 भाग 4 होगा, तो भाग वाले को हम बटे में लिख सकते हैं ऐसे। और फिर प्लस का प्रयोग के लिए हमने क्या किया, प्लस का है गुणा, यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा -8। तो हम गुणा वाले में ऐसे काट देंगे 2 दूनी 4 और इसे ऐसे काट देंगे 2 8 16, 8 से -8 करेंगे 0 हो जाएगा, तो 20 बचेगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होता है और बहुत आता है, ये आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, आरआरबी में तो बहुत आता है लेकिन एसएससी में भी खूब आने लगा है आजकल। तो उसने कहा है एक्स बड़ा है वाई से और वाई बड़ा या बराबर है जेड से, ए बड़ा या बराबर बी के, तो हमें बताना जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो देखो उसने कहा जेड बड़ा है एक्स से। आप एक बात समझते हैं, यहाँ देखो एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से और वाई बड़ा है जेड से, तो x बड़ा हुआ ना जेड से, जेड थोड़ी बड़ा हुआ, तो ये बात गलत हो गई। t छोटा है x से ऐसा वो कह रहा है, t बड़ा है m से, m बड़ा है y से और y छोटा है x से, y छोटा है x से और m उससे बड़ा है, t उससे बड़ा है, तो t बड़ा होगा छोटा तो नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। अब अगले में कह रहा है a छोटा है z से, देखते हैं कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ a बड़ा है b से, a बड़ा है b से और b बड़ा है y से और y से बड़ा x है, तो y से बड़ा x है और y जो है a से छोटा है, ठीक है। तो a z से छोटा हो ही नहीं सकता क्योंकि y से छोटा है z और y से बड़ा है a, तो z जो है वो y से छोटा ही होगा और y जो है वो a से छोटा है, तो इसलिए a बड़ा होगा z छोटा होगा, इसलिए उल्टा दिया है। जिधर मुंह खुला रहता है वो होता है बड़ा और जिधर मुंह बंद होता है वो होता है छोटा, तो यहाँ ये आंसर हो गया आपका गलत। ऐसे करके एक एक करके आपको कंपेयर करना होता है बच्चों। b बड़ा है x से, ऐसा वो कह रहा है कि b बड़ा है x से, तो देखो b छोटा है a से और b बड़ा है y से, ठीक है, b बड़ा है y से और y जो है x से छोटा है, y जो है x से छोटा है, तो b बड़ा नहीं हो सकता x से, ये भी बात समझ में आ गई आपको। z छोटा है t से, लास्ट वाला देखते हैं, अगर सारे गलत हैं तो लास्ट वाला ठीक होगा, ऑटोमेटिकली करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। उसने कहा z छोटा है t से, देखो t यहां दिया है, t बड़ा है m से, m बड़ा है y से और y छोटा है z से, y बड़ा है z से, y बड़ा है z से और y से बड़ा m है और m से बड़ा t है, तो t इनमें सबसे बड़ा हुआ तो t बड़ा है z से, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। किसी कोड भाषा में मॉनसून को PMQQPMO लिखा जाता है, तो आप लोगों ने क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, सीधा सा इनके प्लेस वैल्यू लिखने हैं। तो M जो है वो 14 नंबर होता है, O 15 होता है, N 14 होता है, माफ कीजिए ये M 13 होता है, हमने स्टार्टिंग में गलत लिखा, M 13 होता है, O 15 होता है, N 14 होता है, S 19 होता है, O 15 फिर 15 फिर n है आपका 14, ये। अब उसने क्या कहा है, ये क्या बन गया, PMQQPMO बन गया, तो उसके कोड लिख लेते हैं और फिर देख लेते हैं इसने क्या किया होगा। P जो है वो 16 पे है होता है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ अच्छे से क्लियर होगा आपको। P जो है वो 16 पे है, ठीक है, M जो है वो 13 पे है, फिर Q है 17, माफ कीजिए ये 17 पे होता है, ठीक है,
फिर 17, Q आ गया दोबारा से, फिर P 16, M जो होता है 13, O 15। अब आप देखें यहाँ अगर मैं पहले को लास्ट से कंपेयर करूं, जैसे इसको 14 + 2, अगर पहले को लास्ट से लास्ट को पहले से कंपेयर करूं 13 और 2 15, तो इसमें 2 ऐड करके लास्ट बना और इसमें 2 ऐड करके पहला बना। ठीक है, फिर इसको देखें 15 में से 2 माइनस करके 13 बना है और 14 में से 2 ऐड करके 16 बना है। ऐसे चल रहा है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे कर रहा है वो। तो हमें यहाँ एस पता है, एस हमारा क्या होता है 19 नंबर होता है। और 19 में देखो, ये सबसे पहले वाले में हमने क्या किया था, 13 में 2 ऐड करके इधर लास्ट में लिखा, तो 19 में 2 ऐड करके सबसे लास्ट में लिखेंगे तो यू होगा। जिस ऑप्शन में लास्ट में यू होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये सिर्फ ऑप्शन डी में दे रखा है, बाकी सब में लास्ट में यू नहीं है। कुछ पेपर पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें नोट्स हैं। तो अब आप इसे बनाएं सभी पुस्तकें, पुस्तकें ले लें, ये पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें। उसने कहा सभी पुस्तकें जो है वो नोट्स है, नोट्स इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये हो गया सभी पुस्तकें नोट्स। अब उसने कहा कुछ पेपर पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों का कुछ हिस्सा किस में चला गया, पेपर में चला गया, ऐसे बन गया। तो कुछ हिस्सा नोट्स का भी पेपर में आ जाएगा और कुछ पेपर का हिस्सा भी नोट्स में आ जाएगा। उसने कहा कोई पेपर एक नोट नहीं है, पेपर और नोट्स का ये कॉमन हिस्सा है जो आपका पेपर भी है और नोट्स भी है। तो कुछ पेपर नोट्स है, उसने कहा नहीं है, तो ये गलत हो गया। कुछ नोट पेपर है, तो मैंने अभी बताया कुछ नोट पेपर है और कुछ पेपर नोट है, तो ये सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है यहाँ। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ये है प्रश्नाकृति, ये उत्तराकृतियां हैं। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सी उत्तराकृति होगी, कौन सा दर्पण प्रतिबिंब होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।